अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS इस्लामियात के इम्तिहान के उस कोड को क्रैक करने जा रहे हैं जो असल में इल्म को नंबर्स में बदलता है। देखिए, ये सिर्फ मालूमात को दोहराने का फ़न नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अपने इल्म को एक एग्जामिनर की सोच के मुताबिक पेश करने की हिकमत अमली है। तो चलिए इस तजिए का आगाज़ करते हैं। ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसका सामना अफसोस के साथ ज़्यादातर CSS के उम्मीदवारों को करना पड़ता है। इल्म का समंदर, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नंबर्स का सेहरा। बहुत गहरा इल्म हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर उस इल्म में स्ट्रक्चर, एक तंजीम और तज्जिए की कमी है ना, तो एग्जामिनर की नज़र में वो सिर्फ और सिर्फ माजरत के साथ महंगी लिखाई है। असल सवाल ये नहीं है कि कोई कितना जानता है, नहीं, असल सवाल यह है कि अपने इल्म को कितनी महारत से पेश किया जाता है। तो आज के इस सेशन में हमारा रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले हम इस नॉलेज मार्क्स पैराडॉक्स को समझेंगे। फिर हम एक एग्जामिनर के जहन में झांक कर देखेंगे कि वो असल में तलाश क्या करता है। उसके बाद हम एक परफेक्ट जवाब का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। फिर हम सीखेंगे कि एकेडमिक अथॉरिटी के साथ लिखा कैसे जाता है, नजरियात को हकीकत से कैसे जोड़ा जाता है, और आखिर में वो सबसे अहम जहनी तब्दीली जो कामयाबी की कुंजी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द नॉलेज मार्क्स पैराडॉक्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि खूबसूरत इल्म भी आपको 0 मार्क्स दिला सकता है। ज़रा सोचिए, किसी ने इस्लामी तारीख पर 10-10 किताबें पढ़ रखी हैं, सैकड़ों वाक़यात ज़ुबानी याद हैं, लेकिन जब तक उस इल्म को एग्जामिनर की तवक्कुआत के मुताबिक एक एनालिटिकल, एक तज्जियाती ढांचे में पेश नहीं किया जाता, वो खूबसूरत इल्म मार्क्स नहीं दिला सकता। और यही वो नुक्ता है जहां अक्सर उम्मीदवार गलती कर जाते हैं। अब ज़रा इस स्क्रीन पर गौर करें, फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है, दिन और रात जैसा। एक तरफ है लो स्कोरिंग स्क्रिप्ट, इसमें जज्बाती ज़बान है, जैसे इस्लाम अमन का एक खूबसूरत मज़हब है। ठीक है, बात गलत नहीं, लेकिन ये तज्जिया नहीं है। दूसरी तरफ हाई स्कोरिंग स्क्रिप्ट है, जिसका लहजा एनालिटिकल है। वो कहता है इस्लामी फ़िक्र का उसूल अदल समाजी हम आहंगी के लिए एक जामे फ्रेमवर्क फराहम करता है। देख रहे हैं फ़र्क? एक तरफ बेतरतीब आयात और फैक्ट्स का अंबार है, जिसे हम डेफिनेशन डंपिंग कहते हैं, और दूसरी तरफ है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, स्ट्रक्चर्ड दलील। एग्जामिनर को दूसरी चीज चाहिए। तो फिर आइए उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसकी सबको तलाश रहती है कि एक FPSC का एग्जामिनर वो असल में आपके जवाब में ढूंढता क्या है। यकीन कीजिए, इस बात को समझ लेना आधी जंग जीत लेने के बराबर है। देखिए, एग्जामिनर याददाश्त से ज्यादा तज्जियाती सलाहियत को परखता है। वो ये नहीं देख रहा कि कितनी चीजें याद हैं, वो ये देख रहा है कि उन चीजों को इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। क्या सिर्फ तारीफें लिखी जा रही हैं या कॉन्सेप्ट्स के दरमियान, तसव्वुरात के दरमियान एक रब्त कायम किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर सिर्फ तौहीद की तारीफ लिख देना काफ़ी नहीं है। क्या ये बताया जा सकता है कि तौहीद का उसूल इस्लामी मुआशी निज़ाम से कैसे जुड़ता है, इस्लामी तालीमात का आज की दुनिया से क्या ताल्लुक़ है। यही वो गहराई है जिसे नंबर्स मिलते हैं। अच्छा, अब आते हैं असल प्रैक्टिकल काम की तरफ। फर्ज करें इम्तिहान में सवाल है, 21वीं सदी में इज्तिहाद के तस्वुर और उसकी अहमियत का तनकीदी जायजा लें। 20 नंबर का सवाल है, तो इस जवाब की फिक्री साख्त, इसका इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए? आइए इसका एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट बनाते हैं। एक हाई स्कोरिंग जवाब के ये 6 सुतून हैं, इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। नंबर 1, एक आलिमाना तारुफ, ऐसा इंट्रो जो मुझे एग्जामिनर को पहली ही लाइन में बता दे कि सवाल की गहराई को समझ लिया गया है। नंबर 2, फ्रेमवर्क, उसूलुल फ़िक़्ह का हवाला दिए बगैर इज्तिहाद पर बात करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बुनियाद के बगैर इमारत खड़ी करना, वो गिर जाएगी। नंबर 3, मुनज़्ज़म तज्ज़िया, अपने आर्ग्यूमेंट्स को हेडिंग्स में तोड़ें। नंबर 4, सबूत, कुरान और हदीस को सिर्फ कोट नहीं करना, उनसे इस्तिदलाल करना है, उनसे दलील निकालनी है। नंबर 5, असरी मुताबिकत, इज्तिहाद को आज के मसाइल जैसे बायोएथिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ें। और आखिर में नंबर 6, एक जामे नतीजा जो आपके पूरे तज्जिए का निचोड़ हो। याद रखें, इनमें से एक भी सुतून मिसिंग हुआ तो इमारत कमज़ोर हो जाएगी और मार्क्स कट जाएंगे। अब बात करते हैं ज़बान की, ज़बान और बयान की। आपकी ज़बान एक स्टूडेंट की नहीं, बल्कि एक आलिम, एक स्कॉलर की होनी चाहिए। ये वो टेक्निक है जो एग्जामिनर को ये सिग्नल देती है कि इस उम्मीदवार की मौजू पर फिक्री गिरफ्त बहुत गहरी है। ज़रा इस स्लाइड को देखिए, ये फ़र्क बहुत अहम है। इस्लाम कहता है लिखने के बजाय लिखें मकासिदल शरिया के फ्रेमवर्क के तहत। इससे पता चलता है कि आप शरीयत के आला मकासिद को समझते हैं। कुरान में लिखा है कि जगह लिखें तफसीर बिल मासूर के नुक्ते नज़र से। ये बताता है कि आप उलूमुल कुरान से वाकिफ़ हैं। ये मामूली तब्दीली नहीं है, ये एग्जामिनर को ये पैगाम देती है कि ये कैंडिडेट सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं लिख रहा, बल्कि इल्मी रिवायत और उसूलों के अंदर रहकर सोच रहा है। ये आपके जवाब को फौरन एक आला सतह पर ले जाती है। एक बेहतरीन जवाब सिर्फ
نظریاتی یعنی صرف تھیوریٹیکل نہیں ہوتا، وہ عملی یعنی پریکٹیکل بھی ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اسلام کے لازوال اصول آج کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وہ خوبی ہے جو ایک کینڈیڈیٹ کو ہزاروں دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس ٹیبل پر ذرا غور کریں۔ دیکھیے، ماڈرن چیلنج ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اب اس پر صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں کرنی، اس پر ہم فقہی اصولوں کا اطلاق کریں گے، مثلا مصلحہ یعنی پبلک گڈ اور ضرر سے بچاؤ یعنی پریونشن آف ہارم۔ پھر تجزیہ یہ ہوگا کہ اے آئی کو انسانیت کی فلاح کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے نقصانات سے کیسے بچا جائے۔ گلوبلائزیشن کو توحید کے پرنسپل سے جوڑنا، اکنامک انیکوالٹی کو زکوٰۃ، ربا اور عادل کے نظام سے حل کرنا، یہی ہے اصل تجزیہ، یہ محض معلومات نہیں ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری اور شاید سب سے اہم نقطے پر، دا فائنل مائنڈ سیٹ شفٹ۔ اس کو صرف لکھنے کی ایک ٹیکنیک مت سمجھیے گا، یہ سوچ اور رویے میں ایک مکمل، ایک بنیادی تبدیلی کا نام ہے۔ اپنی تیاری کے دوران ہر روز اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، کیا سوال یہ ہے کہ مجھے کیا کیا پتا ہے، یا سوال یہ ہے کہ جو مجھے پتا ہے اس علم سے میں اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتا ہوں۔ جس دن سوچ پہلے سوال سے دوسرے سوال کی طرف منتقل ہو گئی، اس دن آپ صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں رہیں گے، آپ ایک تجزیہ کار، ایک مفکر بن جائیں گے۔ اور یہی وہ ذہنیت ہے جسے ایک ایگزامینر تلاش کرتا ہے۔ جب اس سوال کا جواب مل جائے گا تو آپ صرف ایک امیدوار نہیں بلکہ ایک مستقبل کے پالیسی میکر ہوں گے، اور وہی منزل ہے۔